और हावड़ा से ये तस्वीरें देख रहे हैं वेलूर मठ के कार्यक्रम के बाद अब प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है। करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का ये रोड शो है। भारी संख्या में लोग उनकी एक झलक के लिए इस वक्त सड़कों पर आ चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हावड़ा से। आज हावड़ा सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि आज एक राजनीतिक रणभूमि के तौर पर देखा जा रहा है। और इस रणभूमि में इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं सीधे हावड़ा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो इस वक्त कर रहे हैं। क्या ये इस चुनाव का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है? भारी भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं, एक बहुत बड़ा संदेश जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव। बड़े जनसैलाब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे अपने कारवां के साथ आगे बढ़ते हुए संवाददाता नीरज सिंह भी इस वक्त मौजूद वहां पर। नीरज, ये पूरा कार्यक्रम थोड़ा सा बताइए, कहां से रोड शो की शुरुआत हुई है और किन किन जगहों से होकर के ये रोड शो निकलने वाला है? देखिए, बिल्कुल जो हावड़ा ब्रिज है अजय जी, उसके पास ही ये रोड शो है और वहां से करीब 2.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ये रोड शो तय करेगा। और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए और लंबे समय से यहाँ पर खड़े हुए थे और अब खुद प्रधानमंत्री उनके बीच में। और दूसरा आप देखें कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी न केवल पार्टी को एक बूस्ट करती है बल्कि आप देखें जो तमाम उम्मीदवार है उनको भी कहीं ना कहीं उसका जो फायदा है वो दिखाई देता है। आज लगातार प्रधानमंत्री का व्यस्त कार्यक्रम रहा, कई सारी रैलियां प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली संबोधित की और उसके बाद हावड़ा प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और यहाँ पर एक विशाल जो रोड शो है उसका हिस्सा प्रधानमंत्री इस समय बने हुए हैं। और आप देखें कि लाखों हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनको देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और भारतीय जनता पार्टी का अगर हम पश्चिम बंगाल में अगर आप पॉलिटिकल ग्राफ देखें अजय जी, तो 2011 में मात्र 4% के आसपास जो वोट मिले थे और सीटें भी 0 थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनके तमाम कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने जी तोड़ मेहनत की और एक विकल्प के तौर पर यहाँ पर पेश किया भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरीके से वाम सरकार के दौरान में टीएमसी एक विकल्प के रूप में उभरी थी और वाम सरकार की जो तमाम पॉलिटिकल हिंसा है उसकी आलोचना करके टीएमसी सत्ता में आई थी। लेकिन आप देखें कि सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, उनसे जुड़े तमाम लोग कई तरह के करप्शन के मामलों में सामने आए। इसके साथ साथ ही नौकरियों में हमने देखा है कि करप्शन का खेल खेला जाता था, कट मनी का मामला सामने आया था। यहाँ पर जो लॉटरी सिस्टम है उसमें भी इनका एक बड़ा रोल होता है। और दूसरे टीएमसी के जो तमाम गुंडे हैं जिनका जो जिक्र है वो पार्टी के तमाम लोग करते हैं कि राजनीतिक हिंसा का जो शिकार है वो टीएमसी के द्वारा बनाया जाता। तो पार्टी ने एक विकल्प के रूप में अपने आप को पश्चिम बंगाल में खड़ा किया और आज उसी का नतीजा है। आप देखें कि 2021 के इलेक्शन में, यानी 2011 से जो सफर इन्होंने शुरू किया
4% से थोड़े से ज्यादा वोट थे और 2021 तक 38% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया और 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर हासिल की और इसके पीछे यहाँ के जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी एक बड़ा योगदान है, क्योंकि राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए उसके बाद भी पार्टी का झंडा उठाए रहे, जगह जगह लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको पहुंचाते रहे। और एक तरीके से हम देखें कि इस समय 2026 में एक अलग तरह का उत्साह भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता है और प्रधानमंत्री की मौजूदगी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ यहाँ पर रैलियां की हैं, एक के बाद एक लगातार रैलियां की हैं, उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं में एक अजीब तरह का उत्साह पैदा हुआ है और उनको लगता है कि भारी बहुमत से प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है उसका फायदा उनको मिलेगा और जो बीजेपी है वो 2026 की विधानसभा इलेक्शन को भारी बहुमत से जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और यहाँ पर उमड़ी भीड़ ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री का जो जिस तरीके से जन सैलाब स्वागत कर रहा है वो वोटों में अगर बदलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर होगी। तो 6 बजने वाले हैं नीरज, बिल्कुल आप समझे पहले चरण का जो मतदान है अब ठहर जाएगा, आपसे थोड़ी देर बाद अगर आप देखें तो बिल्कुल 6 बज चुके हैं। ऐसे में ये मैसेजिंग तो हमने देखी स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो दृष्टिकोण पत्र हो या तमाम नेताओं के द्वारा की गई रैलियां, प्रधानमंत्री के अपने भाषण, नैरेटिव तो हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं, लेकिन ये रोड शो, ये माइक्रो मैसेजिंग, क्या इसे आप टर्निंग पॉइंट मानेंगे 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है और सिर्फ यही नहीं, आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं और उसमें जिन जिन बातों का प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं, चाहे महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से टीएमसी का जो अपना निर्णय रहा, जिस तरीके से टीएमसी ने महिला आरक्षण पर अपना जो एक तरीके से जो कदम है वो पीछे हटाए, इसके साथ साथ ही राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने एक तरीके से बड़ी बात है वो कही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं को न केवल सुरक्षा दी जाएगी बल्कि सोनार बांग्ला का जिक्र उन्होंने किया है कि किस तरीके से हम पश्चिम बंगाल को विकसित कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ के युवाओं को एक आस दे सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर विकास का जो रोड मैप है वो खींच सकते हैं, किस तरीके से युवाओं की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं उनका जिक्र किया और साथ साथ आप देखें कि उन बातों का खास तौर से कि जिस तरीके से पीड़ित यहाँ के जो लोग रहे हैं, टीएमसी से पहले पीड़ित रहे थे, पहले वाम सरकार से पीड़ित रहते थे, उसके विकल्प के तौर पर टीएमसी को चुना इनके लोग, यहाँ के लोगों ने, लेकिन जैसा वाम सरकार ने बर्ताव किया वैसे ही बर्ताव टीएमसी ने किया। तो अब भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में यहाँ पर आई है और आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री झाड़ग्राम गए थे, यहाँ प्रधानमंत्री ने एक स्थानीय टच दिया था और जिस तरीके से झालमुड़ी प्रधानमंत्री ने खाई, एक राष्ट्रीय विशाल और विमर्श का जो विषय है वो झालमुड़ी बन गया। और झालमुड़ी आप केवल पश्चिम बंगाल का एक स्नैक्स के तौर पर नहीं देख सकते, पश्चिम बंगाल की एक पहचान है, पश्चिम बंगाल के कल्चर का हिस्सा है वो झालमुड़ी। पश्चिम बंगाल के चाहे आदिवासी इलाके हों, चाहे कोलकाता जैसे पॉश इलाके, वहां पर आपको झालमुड़ी कल्चर और झालमुड़ी खाते हुए बड़े से बड़े जो लोग हैं वो दिखाई देंगे। और प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी खाकर ये मैसेज भी दिया कि आप देखें कि पश्चिम बंगाल के खान पान, पश्चिम बंगाल का कल्चर, पश्चिम बंगाल की संस्कृति, अभी कुछ देर पहले बेलूर मठ में भी प्रधानमंत्री पहुंचे जिसका जुड़ाव पश्चिम बंगाल से है। हमने देखा है कि विवेकानंद और जिस तरीके से उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो विचार हैं पूरी दुनिया में इस समय फैले हुए, तो सांस्कृतिक लगाव के तौर पर आप देखें, आध्यात्मिक लगाव के तौर पर और खास तौर से यहाँ के खान पान के लगाव के तौर पर प्रधानमंत्री को और उनके हम कार्यक्रमों को देख रहे हैं और उसका जो फायदा है वो मिल भी रहा है। बड़ी संख्या में लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री हमारे खाने को पसंद कर रहे हैं, गरीबों के खाने को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक तो एक तरीके से कम पैसे में भी मिलता है और दूसरा हेल्दी भी एक तरीके से वो इफेक्ट है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री के तमाम जो बातें हैं, जिस तरीके से वो अपनी रैलियों में संबोधित कर रहे हैं और रोड शो के माध्यम से जनता से सीधा संपर्क कर रहे हैं, उसका जो फायदा है वो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। यही कारण है कि आत्मविश्वास से लबरेज है इस समय भारतीय जनता पार्टी और उनका ये कहना है
कि वो 2026 के इस गढ़ को जीतेंगे और टीएमसी ने जिस तरीके से गुंडा राज फैलाया है उसका खात्मा किया जाएगा और जनता की सरकार आएगी, जनता की इच्छाओं को पूरा करेगी सरकार। नीरज, लेकिन ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अभूतपूर्व तस्वीरें हैं। शायद इस तरह की तस्वीरें हमने पहले बंगाल की राजनीति में नहीं देखी और ये मेगा रोड शो जिसकी सीधे तस्वीरें इस वक्त हम हावड़ा से दिखा रहे हैं। शुरुआती तस्वीरें जब हमें मिलनी शुरू हुई तो उसमें जो वहाँ पर जनता थी, जय श्री राम के नारे वहाँ पर लग रहे थे। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक धर्मनिरपेक्षता या फिर कहें कि जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, क्या कहा जाए, ये जो जनसैलाब है क्या उस ट्रेंड को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है? देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की अटारियों से, अपने खिड़कियों से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। हाथ हिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री का एक तरीके से प्रसिद्धि है पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच में। और आप देखें कि जय श्री राम का जब जिक्र कर रहे हैं तो हमने वो दृश्य भी देखे थे कि जब ममता बनर्जी रोड से कहीं जा रही थी और कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कुछ साल पहले की बात है अजय जी, और ममता बनर्जी ने गाड़ी रोककर एक तरीके से नाराजगी व्यक्त करी उन लोगों के ऊपर, एक तरीके से उनको धमकाने की कोशिश की। तो आप एक धार्मिक जो मान्यताएं हैं, धार्मिक जो लोग पालन करते हैं, उनको एक तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे पक्ष को आप खुली छूट देते हैं। तो ये मेरे हिसाब से किसी भी राज्य सरकार के लिए ठीक नहीं है। यही कारण है कि आप देखें कि प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा, धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो लोगों की मिलेगी, लोग अपने हिसाब से जो पूजा पद्धति है उसका पालन कर सकते हैं, अपने हिसाब से खान पान। तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं टीएमसी का एक तरीके से दबाव हम देख सकते हैं। दबाव की राजनीति के तहत जिस तरीके से लोगों को धमकाया जाता है, जिस तरीके से लोगों पर अपने विचारों को थोपा जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री आप देखें कि लगातार जिक्र करते रहे। हमने देखा है कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर लगातार रैलियां करते रहे, रोड शो करते रहे, घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था और उन तमाम वायदों का उन्होंने जिक्र किया था कि अगर उनकी जो सरकार है वो अगर बनती है तो किस तरीके से वो लोगों की इच्छाएं हैं उनको पूरा करेगी, किस तरीके से जो लोग हैं उनको एक तरीके से समान मौके देगी और एक विकसित और बेहतर जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उसकी जो बात है वो घोषणा पत्र में जिक्र करते हैं। और आप देखें कि इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री लगातार पश्चिम बंगाल आते रहे हैं और हजारों करोड़ की योजनाएं, चाहे आप देखें कि हम रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं अजय जी, हमने देखा था कि खड़गपुर मोरेग्राम आर्थिक जो गलियारा 16-17 हजार करोड़ का जिसकी लागत से जो बनना था, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनको एक तरीके से एक बड़ा उसका जो फायदा वो मिलेगा, जिसमें आप देखें कि मेदिनीपुर है, बांकुड़ा है, हुगली है, वर्धमान है, वीरभूमि है, मुर्शिदाबाद है, इन सबको जोड़ेगा और यहाँ से जो लोग हैं, इस जिलों से जुड़े हुए लोग, उनको सीधा सीधा जो फायदा है वो मिलेगा। हमने देखा है कि किस तरीके से रेलवे कनेक्टिविटी को प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बढ़ावा दिया है, 6 रेलवे स्टेशनों का यहाँ पर पुनर्विकास किया गया है, नई रेलवे लाइनें शुरू की गई हैं, अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की गई हैं, जो कोलकाता मेट्रो है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो हुगली नदी के नीचे से, अभी कुछ समय पहले अजय जी आप देख रहे थे कि बेलूर मठ में थे हुगली नदी के किनारे प्रधानमंत्री, उसी हुगली नदी के नीचे से अंडर वाटर मेट्रो है, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी। तो कई सारी जो सौगातें हैं वो कोलकाता वासियों को और पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनको प्रधानमंत्री ने दी है और वही जो प्रधानमंत्री की गारंटी है वो गारंटी पब्लिक के रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर प्रधानमंत्री किसी बात का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री किन्हीं बातों का उल्लेख कर रहे हैं तो उसके कुछ मायने होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है वो हर हालत में पूरी होती है और प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। इस गारंटी की हम चर्चा करेंगे आपसे इस रोड शो के दौरान। अभी लंबा रोड शो होना, आपने बताया कि 2.5 किलोमीटर का, मुझे लगता है कि अभी 200-300 मीटर ही प्रधानमंत्री चल पाए हैं। भीड़ इतनी ज्यादा, अभिवादन इतनी बड़ी संख्या में, सभी को अभिवादन स्वीकार करना, सभी लोग अपने मोबाइल कैमरों में इस छवि को कैद कर लेना चाहते हैं, एक जबरदस्त उत्साह। लेकिन आप देखिए कि जब गंगा माँ प्रवेश करती हैं बंगाल में तो वो हुगली नदी की एक मुख्य धारा के रूप में भी जानी जाती हैं। हुगली नदी पर ही ये वेल्लूर मठ और हावड़ा ब्रिज बना हुआ है जो कि कोलकाता की एक पहचान है। आज गंगा सप्तमी का भी दिन है और प्रधानमंत्री ने माँ गंगा की जय के साथ जो इससे पहले रैली थी उसकी शुरुआत की, जिक्र किया गंगा सागर का भी, इस बात का भी जिक्र किया कि वहां तक आज तक एक पुल नहीं बना पाई है सरकार और जब ये आएंगे तो एक तरह से
पूरा का पूरा एक कल्चरल कॉरिडोर बनाया जाएगा, गंगा सागर को उन्नयन किया जाएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार के तौर पर, पर्यटन के तौर पर भारी। इस वक्त आप देखिए जो तस्वीरें, मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में एक पूरी गली भरी हुई है और जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त रुख कर रहे हैं तो गंगा मां की धारा जो कि गंगोत्री से शुरू होती है, बंगाल में जाकर के मिलती है, ये भी परिवर्तन का एक संकेत जरूर देती हुई दिखाई दे रही। नीरज, बिल्कुल संकेत दिखाई दे रही है और आप देखें कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर उमड़ी हुई हैं। बड़ी संख्या में जो युवा आबादी है, खासतौर से पश्चिम बंगाल की, जो बेहतर भविष्य के अपने सपने देखती है और उन सपनों पर टीएमसी सरकार ने कुठाराघात किया है। उनको ऐसा लगता है कि कच मनी के माध्यम से उनकी जो तमाम जो जॉब्स हैं, जो उनको मिलनी थी, जिनकी मेहनत के दम पर वो जॉब्स की तैयारी करते थे, लेकिन कच मनी के माध्यम से उन लोगों तक चली जाती थी जो सरकार के कहीं ना कहीं एक तरीके से समर्थक थे या सरकार में पैसा देकर जो अपनी इच्छाएं वो पूरी करते थे। तो उन लोगों को एक आस है और खासतौर से महिलाएं, आप देखें, हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई और उसके बाद पूरे देश भर में एक आंदोलन के रूप में भी हमने उन दृश्यों को देखा है कि किस तरीके से महिलाएं टीएमसी सरकार के खिलाफ सड़कों पर बैठी थी। और वो महिलाएं अब आपको इन रैलियों में दिखाई देंगी ताकि उनको ये लगता है कि कोई सरकार ऐसी आए जो उनकी सुरक्षा की बात करे, कोई सरकार ऐसी आए जो उनकी बेहतरी की बात करे। हमने देखा है कि आज भी पश्चिम बंगाल के कई सारे इलाके हैं जहां पर महिलाएं रात के 8-9 बजे के बाद निकल नहीं सकती हैं। उनको डर होता है कि वो घर पर सुरक्षित पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी। गुंडागर्दी चरम पर है। हमने देखा है कि खासतौर से संप्रदाय विशेष के जो लोग हैं वो टारगेट करते हैं। तो ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो कहीं ना कहीं जो टीएमसी सरकार है उस पर सवाल खड़े करते हैं और बड़ी संख्या में रोड शो में महिलाओं का आना, युवाओं का आना ये बताता है कि ये लोग चाहते हैं एक बदलाव और उस बदलाव को ही देखने के लिए बहुत बड़ा जनसैलाब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग अपने मकानों की अटारियों से और 1 इंच भी जगह इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है और हम ये प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह की कोई वहाँ पर लोग बिल्कुल सुरक्षित रहें। आज इस रोड शो के दौरान बहुत बड़ी भीड़ महिलाओं की, बहुत बड़ी भीड़ बच्चों की इस वक्त हम देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गलियां हैं बिल्कुल ठसाठस भरी हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने एक और बात का जिक्र किया नीरज, आज अपने चुनावी रैली के दौरान उन्होंने कहा कि पीएम श्रीएम एक साथ उन्नयन होबे दिनों रात। ये बात भी कह रहे हैं कि फिर से वही डबल इंजन वाली जो सरकार है, इस ठहराव की राजनीति से बंगाल को बाहर निकाल करके डबल इंजन की सरकार के तौर पर जो हमने विकास की धारा देखी है अन्य राज्यों में, उस बात का भी जिक्र उन्होंने किया और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि ये परिवर्तन इस बार बंगाल की जनता ने मन बना लिया है और टीएमसी की हार तय है। देखिए, बिल्कुल आप देखें कि डबल इंजन की सरकार रहती है जब केंद्र और राज्य में एक जैसी सरकार और एक जैसी विचारों के जो लोग हैं वो रहते हैं, तो उसका जो फायदा है वो आम लोगों को मिलता है। और हमने देखा है कि कई बार केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, चाहे हम आयुष्मान भारत योजनाओं की बात करें, केंद्र सरकार के द्वारा जो किसानों को डायरेक्ट सहायता दी जाती है उसकी बात करें, तो टीएमसी सरकार उसको स्वीकार नहीं करती और अपने राज्य में उसे लागू नहीं करती। उसके कारण आप देखें कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जो हेल्थ चिकित्सा है उससे वंचित हो जाते हैं। जो किसान हैं वो तमाम सहायता से, केंद्र सरकार की तमाम सहायताओं से वंचित हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखाता है कि टीएमसी केंद्र सरकार के साथ और उनकी योजनाओं के साथ ठीक तरीके से सहयोग नहीं करती। हमने देखा है कि कई सारे प्रोजेक्टों के लिए जमीनें नहीं मिलती। हमने देखा है कि कई सारे मेडिकल कॉलेजों के लिए जमीनें हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ये एक टकराव की जो राजनीति है वो देखने को मिलती है और उसका खामियाजा आम लोगों को मिलता है। यही कारण है कि उन्होंने सीएम और पीएम की बात की और डबल इंजन की जब सरकार रहेगी तो निश्चित तौर पर उसका जो फायदा है वो आम लोगों को भी मिलेगा। और आप देखें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने तमाम जो योजनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनको लिए शुरू भी की थी। चाहे श्रमिकों के लिए कल्याण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू करी थी, उनके बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनका कैसे बेहतर उनका कल्याण हो सकता है, जो महिलाएं हैं उनको कैसे बेहतर स्वास्थ्य दिया जा सकता है। तो ये पश्चिम बंगाल के जो खासतौर से चाय श्रमिक थे उनके लिए तमाम योजनाएं शुरू की गई थी। मजदूरों के लिए भी बैंकिंग सुविधा, डिजिटल इंडिया अभियान के तहत उनके खाते खुलवाए गए थे।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी चाय बागान के जो बच्चे हैं उनके लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट और बच्चों के लिए जो आधुनिक शिक्षा जो आधुनिक स्कूल है उनका उनका एक तरीके से संचालन किया गया था। तो तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री समय समय पर यहाँ पर करते रहे हैं और उसका फायदा आम लोगों को मिलता रहा है। लेकिन जो बड़ी बड़ी योजनाएं उस पर रोड़े लगाने का काम टीएमसी सरकार ने किया है, ममता बनर्जी सरकार ने किया। और हमने कई तरह के जो उनके वक्तव्य हैं वो भी देखे हैं। कई बार तो उनकी भाषा का स्तर इतना गिर जाता है तो उम्मीद नहीं की जाती कि कोई भी राज्य की जो महिला मुख्यमंत्री है खासतौर से इस तरह की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए या बहुत सीनियर नेताओं के लिए करें। और आप देखें कि अजय जी कि जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है यहाँ पर, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, यहाँ पर महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, एसआईआर के इशू को भी आप देखें कि किस तरीके से लगातार चुनाव आयोग के ऊपर हमले किए गए। अभी भी प्रथम चरण का जो मतदान है जो इस समय चल रहा है, क्योंकि कुछ जगह पर ये भी जानकारी आई है कि अभी भी लोग खड़े हुए हैं क्योंकि जो लोग मतदान केंद्रों के अंदर चले गए थे तो वहां पर भी हिंसा की खबरें कुछ जगहों से आई हैं, मारपीट की खबरें आई हैं, बीजेपी के कुछ जो समर्थक हैं तो नीरज हमले की खबरें आई तो नीरज ये सवाल उठता है कि ये जो भीड़ आज उमड़ी है न सिर्फ इस मेगा रोड शो में बल्कि इससे पहले जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि आज चुनाव के पहले चरण के पहले दिन हमने देखा कि अब तक बम्पर चुनाव, शायद रिकॉर्ड स्तर पर चुनाव हुए हैं, ये जो जनता बाहर निकली है ये क्या जो इस वक्त गवर्नेंस है उसके खिलाफ आपको लगता है उतरी है या फिर उसको नई उम्मीद दिखाई दे रही है? दोनों ही जगह बहुत ही बम्पर भीड़ दिखाई दे रही है इस वक्त। देखिए, सामान्य तौर पर अजय जी ये माना जाता है कि जब बड़ी संख्या में वोटर अपने घरों से निकलते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ एक गुस्सा होता है और उसी का जो नतीजा है वो वोटर अपने वोट के माध्यम से वो दिखाते हैं। और अब देखना होगा जब चुनावी परिणाम निकलकर सामने आएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पूरे पश्चिम बंगाल में हम भी कई सारी जगह पर गए और जिस तरीके से तमाम चुनावी कैंपेन हुए, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, जो खासतौर से युवा हैं उनका बेहतर भविष्य किस तरीके से हो सकता है वो एक बड़ा मुद्दा है। हमने कई सारी रोड पश्चिम बंगाल में ऐसी देखी है अजय जी जहाँ पर ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है और आप अगर 100 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं तो आपको 4-4, 5-5, 3-3 घंटे का जो समय है वो लग रहा है। अगर आप 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो आपको रफ्तार भी उसी तेजी के साथ करनी होगी, आपको अपने जो राज्य है उसका विकास भी उसी तरीके से करना होगा। आप वोट लेकर अशिक्षित रखकर या एक तरीके से किसी इलाके को पिछड़ा करके आप केवल राजनीतिक मंशा के तहत अगर आप वोट लेंगे और उसी हिसाब से आप प्लानिंग बनाएंगे तो ये राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा। राजनीति कितना अच्छा होगा राजनीति के लिए तो जनता बताएगी जब चुनावी परिणाम निकलकर सामने आएंगे। लेकिन 2047 तक आपको विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चलना है तो आपको उसी हिसाब से योजनाएं बनानी होंगी, उसी हिसाब से लोगों के लिए काम करना होगा, उसी हिसाब से आपको कनेक्टिविटी भी करनी होगी। आप उत्तर पश्चिम बंगाल से आप कहीं भी किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, आप देखिए कि रोडों की जो हालत है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। आप अलग अलग मोहल्ले और ग्रामों में जाएंगे तो वहाँ की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। तो लोग कहीं ना कहीं एक उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है, क्योंकि उन्होंने एक लंबा जो सफर है वो वाम सरकार का यहाँ पर देखा है और वाम सरकार के खिलाफ जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आंदोलन किया था नंदीग्राम से, वो भी हमने देखा था कि किस तरीके से ममता बनर्जी वाम सरकार की राजनीतिक हिंसा के खिलाफ खड़ी हुई थी और उसके बाद जनता ने उनको स्वीकार किया था और जनता ने उनको पश्चिम बंगाल का एक तरीके से सिरमौर बनाया था। लेकिन जिस वाम सरकार के खिलाफ लड़कर ममता बनर्जी यहाँ तक पहुंची, जिस राजनीतिक हिंसा का विरोध करके ममता बनर्जी पहुंची, ममता बनर्जी भी अब उसी रास्ते पर चलने निकली और यही कारण है कि यहाँ की जो जनता है वो काफी परेशान है उन नीतियों से। राजनीतिक हिंसा का जो शिकार है वो हमने देखा है कि तमाम कार्यकर्ता और जो नेता हैं उनके ऊपर हुए हैं। और कुछ समय पहले आप दूर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ समय पहले हावड़ा में ही शुभेंदु अधिकारी एक रोड शो कर रहे थे अजय जी, और एक तरीके से उनके ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई, उनके साथ भी बदतमीजी की जो कोशिश है वो टीएमसी के समर्थकों ने की। तो राजनीतिक हिंसा का एक लंबा इतिहास है, तो लोग चाहते हैं एक बेहतर विकल्प
लोग चाहते हैं ऐसी सरकार जो राज्य में शांति रहे, लोग चाहते हैं ऐसी सरकार के राज्य में महिलाएं सुरक्षित रहें, लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार के राज्य का विकास हो, लोग चाहते हैं कि ऐसी सरकार के जो उनके बच्चे हैं उनका बेहतर भविष्य मिल सके, लोग चाहते हैं कि यहाँ रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा हो। एक जमाना था जब पश्चिम बंगाल पूरे देश को दिशा देता था और पश्चिम बंगाल में जो बात कही जाती थी अगले दिन देश में वो बात होती थी, लेकिन आज आप हालत देखिए पश्चिम बंगाल के, आप दूसरे राज्यों को देखिए कि किस तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं, दूसरे राज्य किस तेजी के साथ युवाओं की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में वही युवा आंदोलन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है और मुझको लगता है कि उसी के तौर पर ये बड़ी संख्या में जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, एक आस के तौर पर, प्रधानमंत्री की गारंटी के तौर पर, मोदी की गारंटी को एक तरीके से अपनी स्वीकार्यता देने के तौर पर ये भीड़ आपको दिखाई दे रही है और उनको उम्मीद है कि जो सरकार आएगी, अगर बीजेपी की सरकार आती है, जो घोषणा पत्रों में जो जिक्र किया है उसके आधार पर वो तमाम योजनाएं बनाती है तो निश्चित तौर पर उसका जो फायदा है वो लोगों को मिलेगा। जी तो सही कहा आपने। और गारंटी का जिक्र किया आपने, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, युवाओं को रोजगार की गारंटी, गरीबों के लिए आवास बनाना हो या फिर सबसे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गारंटी, बड़े वायदों में शामिल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के चुनावी दृष्टिकोण पत्र में हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दिए। विपक्ष तो लगातार ये कह रहा है कि क्या जो बीजेपी कहती है वो करके दिखाएगी, और इन सवालों के बीच में ये जबरदस्त भीड़ क्या कह रही है। आपने इस बात का भी जिक्र किया नीरज कि 2019 में जब चुनाव हुए केवल 18 सीटें, करीब 40% वोट शेयर हुआ 2021 में, तो 10% का जो वोट शेयर 2016 में था वो करीब 4 गुना बढ़ गया 2021 में, और उसके बाद ये मेगा रोड शो, ये आंकड़े कितना ऊपर तक जा सकते हैं? देखिए 2021 में वो वोटिंग परसेंट था अजय जी जो 4.6 के करीब था और कोई भी सीट भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से नहीं मिली थी। लेकिन आप देखें कि जैसे जैसे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हुई, उसके बाद 2014 के लोकसभा इलेक्शन हुए, 4% से बढ़कर 17% जो वोटिंग है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई और 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के इलेक्शन में यहाँ जीती थी। आप देखें 2019 का जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो 40% से ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ था। 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, ये रिकॉर्ड है। और आप देखें कि 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ था, 38% से ज्यादा का वोटिंग जो परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था और 77 सीटें, यानी 2 सीटों से सफर जो शुरू हुआ था वो 77 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी का पहुंचा था 2021 में। और 2024 के लोकसभा इलेक्शनों को भी नहीं भूलना चाहिए, 40% के आसपास वोटिंग परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ था, 12 सीटें जीती थी। अब 2026 में पार्टी ये सोच रही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बनाई जाए। 2021 में जो 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीती थी उसने, और अब वो चाहती है कि पूर्ण बहुमत की सरकार, और उसके पीछे एक गणित भी है। आप देखें कि पिछली बार 40 के करीब सीटें ऐसी थी अजय जी जिन पर हार जीत का जो मार्जिन था वो 10,000 के करीब था, यानी भारतीय जनता पार्टी 10,000 के आसपास वोटिंग मार्जिन से 40 सीटें लूज की थी। 20 सीटें करीब ऐसी थी जहां पर हार जीत का अंतर केवल 5,000 के करीब था। हमने देखा था कि आप देखें कि शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया था, कुछ 1900 वोटों से ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हराया था। तो 60 के करीब सीटें जो जिनका हार जीत का जो मार्जिन है वो 10,000 से 5,000 के बीच में है, वो एक तरीके से बड़ी भारतीय जनता पार्टी वहां पर काफी कड़ी और बड़ी मेहनत कर रही है, तमाम नेताओं को वहां पर उतारा है ताकि जो जीत का जो लक्ष्य है वो बड़ा किया जा सके और पूर्ण बहुमत की जो सरकार है वो बनाई जा सके। और आप देखें कि जिस तरीके से पार्टी ने यहाँ पर कैंपेन किया है, खासतौर से अलग अलग हिस्सों में, अगर हम देखें उत्तर बंगाल में जहाँ सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, 2019 के इलेक्शन में भी यहाँ 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अजय जीती थी और 2021 के विधानसभा चुनावों में भी यहाँ पर पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बहुत शानदार रहा था। कूच बिहार है, अलीपुरद्वार है, जलपाईगुड़ी है, दार्जिलिंग है और उत्तर दिनाजपुर जैसे ये इलाके हैं। तो अब पार्टी का पूरा फोकस उन इलाकों में तो है ये जहाँ पर पिछली बार उन्हें बम्पर बढ़त मिली थी, लेकिन जहाँ पर हार जीत का मार्जिन कम रहा था वहां पर भी पार्टी ने फोकस किया है और यही कारण है कि पूर्ण बहुमत की सरकार का जो दावा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं।
और जो भीड़ आप देखें कि उमड़ी हुई है प्रधानमंत्री के रोड शो में, ये बताती है कि इस बार चुनावों को लेकर पार्टी कितनी उत्साहित है। और खासतौर से प्रधानमंत्री जब लगातार कैंपेन करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो उसका जो फायदा है वो पार्टी को मिलता भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस वक्त जो हम हावड़ा की जमीन पर ये जनसैलाब देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में मौजूदा सरकार के प्रति गुस्सा होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको उम्मीदें होंगी नई सरकार से। ये एक तरह से संगम आपको दिखाई दे रहा है, उम्मीदों का या फिर राज्य सरकार के प्रति अपने गुस्से का इजहार। थोड़ा सा करप्शन की भी बात करेंगे हम, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। कई सारे विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की भी बात करें, अपने संबोधनों में तमाम राजनीतिक दल, खासतौर पर बीजेपी, इस बात को कहती रही है नीरज कि जो टीएमसी का पूरा इकोसिस्टम है वो कट मनी के ऊपर डिपेंडेंट करता है। यानी अगर आपको कोई भी कारोबार करना है तो टीएमसी को कट मनी देना पड़ेगा, घर बनाना है तो आपको सिंडिकेट से मंजूरी लेनी पड़ेगी, जमीन खरीदनी है तो आपको गुंडा टैक्स देना पड़ेगा। और शायद इसी तरह के गवर्नेंस मॉडल से अब वहां की जनता बाहर आना चाहती है और देश के गवर्नेंस मॉडल के साथ जुड़ना चाहती है। और यही नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता बंगाल की जनता के लिए उनके बीच में रखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कोई भी किसी भी देश की हम बात करें, कोई भी राज्य की जो जनता है वो परेशान रहती है। और आप देखें कि पश्चिम बंगाल में एक तरीके से सिंडिकेट राज चल रहा है। आप घर बना नहीं सकते, आप अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर ईमानदारी से बनाना चाहते हैं तो आपको जो कट मनी है वो आपको देनी पड़ेगी। और आप देखें कि आप कोई कारोबार यहाँ पर खड़ा करना चाहते हैं तो उस कारोबार को खड़ा करने के लिए भी आपको कट मनी के तौर पर एक बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। गुंडा टैक्स यहाँ पर लोगों से लिया जाता है, कई तरह के अत्याचार लोगों पर किए जाते हैं। हमने महिला शोषण भी देखा है कि किस तरीके से पर्टिकुलर इलाकों में जो पार्टी के पाले हुए गुंडे हैं वो महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार करते हैं, उनके साथ किस तरीके से गलत व्यापार करते हैं। और आप देखें कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें इस बात का जिक्र किया था कि वो एक व्हाइट पेपर जारी करेंगे जब उनकी सरकार आएगी, और बताया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर पिछले 15 सालों में कट मनी और सिंडिकेट का खेल खेला गया था और उसको खत्म करने की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी ने की थी। इसके साथ साथ ही आप देखें कि यहाँ पर अवैध घुसपैठ का जो मुद्दा है वो एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ के संसाधनों पर जो दूसरे देश के जो लोग हैं वो एक तरीके से कब्जा कर लेते हैं या उनके संसाधनों को बांट लेते हैं। और ये कब संभव होता है कि जब राज्य सरकार उनको प्राश्रय देती है। राज्य सरकार जब बांग्लादेश से आने वाले तमाम रोहिंग्याओं को यहाँ पर मकान उपलब्ध करवाती है, उनके लिए आधार कार्ड से लेके तमाम जो सुविधाएं वो उपलब्ध करवाती है, और जब वो यहाँ पर काम करते हैं और दूसरे जो लोग हैं उनका हक मारते हैं तो एक तरीके से जो बंगाली है उसके हक की अनहोनी होती है। तो इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसका जिक्र किया है कि सीमा सुरक्षा मजबूत की जाएगी और घुसपैठ के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। यहाँ पर हमने देखा है कि चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोयला और बालू माफियाओं ने बड़े पैमाने पर अकूत संपत्ति अर्जित की है और उनको पार्टी का, राज्य सरकार जो टीएमसी है उसका संरक्षण मिला है। हमने कई सारे नेताओं को देखा है कि लॉटरी के केस में ईडी की जो तमाम जो कार्रवाई है उसका उनको खामियाजा उठाना पड़ रहा है। ईडी ने तमाम उनके खिलाफ कार्रवाई की है, सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और अकूत संपत्ति यहाँ पर टीएमसी के नेताओं के घरों से, उनके दफ्तरों से बरामद की गई है। और ये वो पैसा है जो आम गरीब लोगों का पैसा है, जो पैसा राज्य के विकास में खर्च होना चाहिए वो टीएमसी के जो पाले हुए नेता हैं उनके घरों से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें आम जनता है उसका जो नुकसान है वो होता दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया था और उसमें एक मुख्य नारा दिया था भरोसार शपथ, यानी भरोसे की शपथ, और उस भरोसे की शपथ के आधार पर ही उन्होंने कहा था कि महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े जो वित्तीय हैं वो सुविधाएं दी जाएगी। मासिक भत्ता 3000 की आर्थिक सहायता हर महिला को दी जाएगी। इसके साथ युवाओं को, बेरोजगार जो युवा हैं उनको 3000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपये की एक मुश्त सहायता का जो वायदा है वो पार्टी ने किया था। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए
33% आरक्षण की जो बात है वो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी करती है। तो एक बड़ी उम्मीद के तौर पर यहाँ के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। और हमने देखा है कि समान नागरिक संहिता की जो बात है वो तमाम पार्टी के नेताओं ने कहा है कि 6 महीने के भीतर इसे पश्चिम बंगाल में जो यूसीसी है उसे लागू करेंगे और जो लोगों का जो हक है वो उनको दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी 7वां जो वेतन आयोग है उसकी बात पार्टी ने की है कि उनके सभी जो डीए हैं उनका जो भुगतान है वो किया जाएगा। तो आप देखें कि हर वर्ग के जो लोग हैं उनकी इच्छाओं का ध्यान पार्टी ने रखा है। और जो तमाम ऐसे जो लोग थे जो बड़े लंबे समय से मांग कर रहे थे, मुझे याद है कि कुर्माली और राजवंशी भाषाओं को एक तरीके से सुरक्षित करने की जो बात है वो यहाँ पर जो लोग हैं वो कर रहे थे। और खासतौर से जंगल महल के ये इलाके हैं जिसमें कुर्माली भाषा का अगर हम जिक्र करें तो कि पुरुलिया, बांकुड़ा और झारग्राम के जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं इस भाषा को बोलते हैं उनको भी एक तरीके से मान्यता देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है। और इसके साथ ही राजवंशी भाषा जो उत्तर बंगाल खासतौर से कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग से सटे हुए इलाके कि इनको 8वीं अनुसूची में डालने की बात पार्टी यहाँ पर कर रही है। तो मुझको लग रहा है कि हर वर्ग की जरूरतों का, हर वर्ग की उम्मीदों का ख्याल घोषणा पत्र में भी रखा गया है। प्रधानमंत्री अपने बातों के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से जनता के बीच में ये संदेश भी दे रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो लोगों की इच्छाओं पर खरा उतरेगी, डबल इंजन की सरकार रहेगी तो लोगों का न केवल बढ़ा हो सकता है बल्कि राज्य का भी बेहतर विकास हो सकता है। और उसी की झलक मुझको लगता है कि ये रोड शो में दिखाई दे रही है। उसी आस को लेकर चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए इस रोड शो का हिस्सा बने। सही कहा आपने नीरज, ये दृश्य सामान्य नहीं है। कोलकाता की सड़कों पर आज माहौल बिल्कुल जुदा नजर आता है। हुगली की हवा में इस वक्त राजनीतिक गर्मी स्पष्ट दिखाई दे रही है। 6:31 हो रहे हैं। आज पहले चरण का चुनाव समाप्त हुआ। इस बीच ये मेगा रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो सिर्फ एक चुनावी कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये परिवर्तन का प्रतीक है। 2026 के विधानसभा चुनाव का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट इस वक्त आप देखें, हजारों की संख्या में पिछले आधे घंटे से जनता का हुजूम, सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग की मौजूदगी ये साफ संकेत दे रही है कि ये चुनाव सिर्फ सीटों का मामला नहीं है, ये भरोसे और भविष्य के साथ जुड़ा है। और इसीलिए बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चियां वहां पर एक आंखों में उम्मीदें लिए हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इस छवि को अपने कैमरों में कैद करते हुए आप देख रहे हैं। जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे इस वक्त भी हवा में वहां गूंज रहे हैं। धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर के सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हर मोड़ पर लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी को एक बार उनकी निगाहों में निगाहें मिलाने की कोशिश, प्रणाम का जवाब प्रणाम से, अभिवादन का जवाब अभिवादन से। और ये सिर्फ अभिवादन नहीं है बल्कि एक बदलाव का संकेत, एक परिवर्तन का नैरेटिव। और नैरेटिव परिवर्तन बनाम निरंतरता, क्योंकि मुद्दे कई हैं जो स्थानीय लोगों को प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। क्या केंद्र की योजनाएं राज्य में पहुंच रही हैं? क्या बंगाल में निवेश और उद्योग की कमी एक बड़ा मुद्दा है? क्या वाकई जो वहां के युवा हैं वो नौकरी और अवसर चाहते हैं? क्या कट मनी, शिक्षा भर्ती घोटाला, ये जो SIR का मुद्दा या फिर सत्ताधारी पार्टी जिसे राजनीतिक हमला बता रही है, कई बार संवैधानिक गतिरोध भी पैदा करने की कोशिश की गई। बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया गया, राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा उठाया गया। तो ये अपने आप में कई सारे सवालों के बीच में ये बड़ी भीड़ लोगों की उम्मीदों को दिखाती हुई, जहां महिलाएं चाहती हैं कि उनको एक सुरक्षित वातावरण राज्य में मिले। और इसीलिए बंगाल की राजनीति में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। इस मेगा रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और दूसरे चरण का मतदान बाकी, यहां से बदलाव का एक और बड़ा संकेत हावड़ा की जनता के साथ।
नीरज हमारे संवाददाता लगातार वहां पर जमीन से इसकी रिपोर्टिंग करते हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अगर हम दूसरे मुद्दों का जिक्र करें जिनका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी जनसभाओं में इस बात का भी जिक्र किया कि बंगाल विकास की राजनीति से बिल्कुल अलग हट गया है, और जिस तरह से आपने भी कहा कि जब तक पूरब का विकास नहीं होगा, पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि भारत का विकास नहीं होगा, और इसलिए बंगाल को अलग रख करके देखा नहीं जा सकता। और इसलिए ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, और ख़ास तौर पर जो ये मुद्दा है गैर बंगालियों को बाहर निकालने का, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा शायद इस चुनाव में नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। और अजय जी, आप देखे हैं कि इससे पहले भी जिस तरीके से पार्टी लगातार इस बात का जिक्र करती रही है कि यहाँ के संसाधनों पर दूसरे लोग एक तरीके से कब्जा कर लेते हैं, और जो फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। और यही कारण है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार चुनावों में भी है। दूसरा, आप देखें कि हमने देखा था संदेश खाली में, हमने देखा था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से घटनाएं हुई, एक बड़ा मैसेज पूरे देश में गया, पूरे देश की महिलाओं में एक बड़ा मैसेज गया कि एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए एक मेडिकल की छात्रा के साथ इतना बर्बरतापूर्ण बर्ताव किया गया, उसकी हत्या की गई। हमने देखा कि संदेश खाली में किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनके साथ अमर्यादित जो व्यवहार है वो कुछ नेताओं ने किया। और हमने ये देखा था कि टीएमसी के जो नेता हैं किस तरीके से उन लोगों के सपोर्ट में भी उतरे थे। और चाहे हम यहाँ की राज्य सरकार की बात करें, राज्य पुलिस की भी बात करें, हमने अजय जी उन दृश्यों को भी देखा है कि सीबीआई जब कार्रवाई करने के लिए गई थी तो राज्य सरकार टीएमसी सरकार के कहने पर किस तरीके से सीबीआई के काम में बाधा डाल रही थी। हमने देखा था संदेश खाली में जब जो जांच टीम गई थी कि उनके ऊपर किस तरीके से हमला किया गया था। ये संभव ही नहीं है बिना राज्य सरकार के एक तरीके से सपोर्ट के कि कोई भी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके ऊपर पथराव कर दे, उनके सिरों को फाड़ दे और वो अपना जांच नहीं कर पाए। तो ये बताता है कि राज्य सरकार किस दिशा में जा रही है, राज्य सरकार किस तरीके से एक खास समुदाय के लोगों को ध्यान में रखकर अपनी तमाम योजनाएं बना रही है। उनको उन लोगों से कोई मतलब नहीं है जो धार्मिक रूप से अपनी मान्यताएं उनका पालन करना चाहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि तमाम हिंदू संप्रदाय से जो जुड़े जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उनके साथ राज्य में और जो सरकार है वो एक खास संप्रदाय को प्राश्रय देती है, आश्रय देती है, उनकी तमाम इच्छाओं को पूरा करती है, जबकि हिंदू समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी इच्छाओं का दमन किया जाता है, ऐसा उन लोगों का कहना है। अब कहीं ना कहीं ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, एक आस के रूप में वो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन बातों में अपना समर्थन दिखा रहे हैं, मोदी की गारंटी में अपना विश्वास दिखा रहे हैं। और उनको लगता है कि राजनीतिक हिंसा या जो एक हिंसा का दौर उन्होंने वाम सरकार के समय में देखा है या टीएमसी की सरकार में देख रहे हैं, उनको एक बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री के वायदों में दिखाई देता है, प्रधानमंत्री की गारंटी में दिखाई देता है। हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों को वोट डालने से रोका जाता है। यहाँ पर जो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका प्रयोग करने से टीएमसी के जो लोग हैं, गुंडे हैं, जो उनके समर्थक से जो गुंडे बने बैठे हैं कुछ कुछ इलाकों में, वो लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग है वो करने नहीं देते हैं। तो लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोग चाहते हैं कि एक बेहतर विकल्प हो। और यही कारण है कि आप देखें कि वाम सरकार के ढहने के बाद और कांग्रेस सरकार में कांग्रेस ने कुछ यहाँ पर अपने अस्तित्व को यहाँ पर बनाया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस और वाम दोनों ही यहाँ पर एक तरीके से शून्यता पर चले गए। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे लोगों की, जनता के बीच में जाकर उनकी तमाम इच्छाओं को समझकर एक तरीके से बेहतर जो विकल्प है वो पेश किया है। और उसी बेहतर विकल्प का ये रूप जो आपको रोड शो में अजय जी दिखाई दे रहा है कि उम्मीद के साथ पार्टी की तरफ जहाँ के लोग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के वायदों की तरफ देख रहे हैं और मोदी की गारंटी के विश्वास के तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। ये युवा दिखाई दे रहे हैं, ये बुजुर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये महिलाएं आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से एक झलक पाने के लिए बेकरार हैं। और इस समय अजय जी भीषण गर्मी पड़ रही है इस समय, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए
ये लोग पिछले 3 से 4 घंटे से इस गर्मी में खड़े हुए हैं, तो ये बताता है कि एक बड़ी आस के तौर पर जो यहाँ के लोग हैं वो इस दिशा में देख रहे हैं एक बड़े बदलाव के रूप में। कोई भी मोड़ इस वक्त खाली नहीं दिखाई दे रहा, खचाखच भरा हुआ जबरदस्त जन सैलाब। आप देखिए, हाथों में मोबाइल फोन, इन दृश्यों को कैद करने की कोशिश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन, और लगातार आप देखिए कि पीएम मोदी सभी को प्रणाम करते हुए, हाथ हिला करके सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जितने भी बीच में जितने भी मोड़ नजर आ रहे हैं, सभी से एक बार मानो प्रधानमंत्री सभी के साथ एक बार उनकी आंखों से आंखें मिला लेना चाहते हैं। उनके प्रेम का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देखिए इस मेगा रोड शो के जरिए बदलाव का संकेत। लेकिन आज पीएम मोदी ने जिक्र किया नीरज इस बात का भी कि समुद्र सुरक्षित नहीं है, और इसलिए ये इसको आप एक सामान्य घटना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए इस रोड शो को। ये एक वैश्विक मुद्दा है, समुद्र का सुरक्षित होना। उन्होंने कहा समुद्र में अक्सर सोने की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी तक की जाती है। ये मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है, न केवल राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए, बल्कि इसके तार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, और इसलिए ये गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे भी मुक्ति दिलाने के लिए जो बीजेपी सरकार है वो पूरा प्रयास करेगी। देखें कि किस तरीके से पंजाब से नशीले जो पदार्थ हैं वो तस्करी होकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान से जो तस्कर हैं वो ड्रोन के माध्यम से हेरोइन और जो दूसरी नशीली चीजें हैं वो पंजाब में उतारते हैं, और फिर उसके बाद उनको मुल्क के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। वही स्थिति यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई देगी। हमने देखा है कि बांग्लादेश से एक बड़ा बॉर्डर है, और वहां से बड़े पैमाने पर जो तस्करी के जो सामान है वो यहाँ पर लाए जाते हैं, या इंडिया से बड़े पैमाने पर तस्करी के रूप में कई सारे सामान मवेशी बांग्लादेश में पहुंचाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समुद्री सुरक्षा को लेकर भी जो खतरा है वो पैदा होता है, और समुद्री सुरक्षा के खतरा हमने अजय जी झेला है कि किस तरीके से हमने 26/11 को हमले को, आतंकी हमले को झेला है, कि किस तरीके से समुद्र के रास्ते से आतंकवादी आए थे और हमारे देश की आर्थिक राजधानी को दहलाकर रख दिया था इन्होंने। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो आज भी उसके दंश को झेल रहे हैं, उनके परिवार के लोग बड़ी संख्या में मारे गए। और अगर हमारी समुद्री जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आप देश के किस हिस्से को सुरक्षित करेंगे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जब समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं, बाउंड्रियों की सुरक्षा की बात करते हैं, नशीले कारोबार के खिलाफ लगाम लगाने की बात करते हैं, तो उसके बड़े मायने होते हैं। और आप देखें कि पिछले कई सालों में गृह मंत्रालय ने नशे के खिलाफ बड़े सख्त कदम भी उठाए हैं। हमने देखा है कि हजारों टन जो नशीला पदार्थ है वो नष्ट किया गया है। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीतियां हैं वो अपनाई गई हैं। हमने पहले देखा था कि यूपीए सरकार के दौरान अगर कहीं नशे की तस्करी होती थी तो जो तस्कर है उसको गिरफ्तार कर लेते थे, उसके बाद वो उस तस्कर के पास सोना या फिर जो नशीला पदार्थ है वो कहाँ से आता था, उस चैन के पीछे कोई नहीं जाता था। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि किस तरीके से नशे के सौदागरों के खिलाफ लगाम लगाई गई है। नशे के सौदागरों के खिलाफ जो पूरी की पूरी चैन है उसको गिरफ्तार किया जाए ताकि एक लगाम लगाई जाए। और सिर्फ वही नहीं जो नशे और सोना तस्करी में लगे हुए हैं, बल्कि उनको कौन दे रहा है, कौन उनको प्राशय दे रहा है, कहां से किस रूट के माध्यम से आ रहा है, कौन कौन लोग उस नशे के खेल में शामिल हैं, उन तमाम लोगों पर लगाम लगाई गई और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो ये जरूरी है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी और हमारी सुरक्षा के लिए भी कि जो समुद्री जो सुरक्षा है वो बेहतर की जाए, और अगर वो बेहतर रहेगी तो निश्चित तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा भी बेहतर रहेगी। इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, क्योंकि हमने 26/11 का जो दंश है वो झेला है और ऐसा दंश हम दोबारा झेलना नहीं चाहते। यही बात है कि प्रधानमंत्री उस बात का जिक्र कर रहे हैं। जय जी बिल्कुल, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हावड़ा पश्चिम बंगाल से सीधे तौर पर मेगा रोड शो की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 50 से 55 मिनटों का ये पूरा सफ़र, 2 से 2.5 किलोमीटर का जो सफ़र है, हज़ारों की संख्या में दोनों तरफ बड़ी भीड़, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं और बच्चों
कि भी इस भीषण गर्मी में, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे, इतनी भारी भीड़ के बीच में लोगों ने घंटों इंतजार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी एक झलक पाने का। उम्मीदों से भरे इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। भारी भीड़, शायद किसी के भी खड़े होने की जगह नहीं इस वक्त। राज्य के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनका लगातार जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में बंगाल की जनता से परिवर्तन का आह्वान करते हुए, विकास की राजनीति को वोट की अपील करते हुए, केंद्र की योजनाओं को राज्य तक पहुंचाने का एक मौका मांगते हुए